हेलो 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 हेलो। हेलो। अभी ठीक है बस। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न आना तय होता है। हमेशा परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। सचिन, रजनीत, अश्वनी, ओमवीर सिंह, अवनीश, सोवेके, प्रीति, जितेंद्र, निकुल, साक्षी, पवन, सत्येंद्र, ढाकू, नीरज, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं इस नए अध्याय को। और उम्मीद करूंगा आप लोग जितना पढ़ते जा रहे हैं उसका एक अच्छे से रिवीजन करते होंगे, समय समय पर आप पढ़ते होंगे। नया अध्याय है, लिखेंगे। कौन सा अध्याय होगा ये आपका? ये शायद 9वां या 10वां अध्याय होगा। एक बार बताएंगे दोस्त सारे। अध्याय का नाम है कारक। कारक। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि कारक की परिभाषा क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा नोट करेंगे। परिभाषा क्या बोलेंगे? वे शब्द वे शब्द जो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हों। क्रिया से जोड़ते हों। तीन चीजें आप लोगों को ध्यान पर रखनी है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, और उसका संबंध किससे जुड़ेगा मित्र? क्रिया से जुड़ेगा। ठीक है भाई साहब, इतनी बात पे ध्यान देना है। जैसे मैं एक वाक्य भी लिख करके दिखाता हूं, लिखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, श्री राम श्री राम जी ने रावण को रावण को बाण से मारा। बाण से मारा। देखना ध्यान। अब आप इसमें एक बार ढूंढिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं बताएंगे? सबको ढूंढने होंगे वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द। श्री राम आप कहें व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ जी। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाण जातिवाचक संज्ञा। ये सब संज्ञा शब्द हैं कि नहीं है? यानी हम कहेंगे इस शब्द में आपका संज्ञा पद है। रावण भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाण जातिवाचक संज्ञा है। यानी भाई साहब हम देख पा रहे हैं कि तीन संज्ञा शब्द हो गए हमारे। सभी दोस्तों से मैं उम्मीद करूंगा वो एक बार इस वाक्य में क्रिया को पहचाने कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या है बताएं एक बार। तो क्या बोलेंगे भैया? क्रिया है मारना। मार मूल धातु से बनी होगी, तो क्रिया क्या है? मारा। मारना शब्द होगा लेकिन यहां पर मारा रूप में लिखा हुआ है तो कह सकते हैं। अब आप देखिए कि अग यदि, ध्यान से देखना, यदि मैं यहां से मित्र ये हटा दूं तो क्या कोई संबंध जुड़ पाएगा? क्या भाई साहब कोई संबंध जुड़ पाएगा? एक बार देखें। आप कहेंगे जी श्री राम जी रावण बाण मारा, तो संबंध नहीं जुड़ पा रहा है क्रिया से। तो बाण से, सॉरी, बाण से क्या बोलोगे?
बाण से मारा, संबंध जोड़ा। किसको मारा? रावण को मारा। किसने मारा? श्री राम जी ने मारा। तो संज्ञा का क्रिया से संबंध जोड़ा जाता है। किसने? श्री राम जी ने। किसको? रावण को, क्योंकि कर्म की आवाज आएगी। अभी नहीं जानते आप, सॉरी, कर्म क्या है, अभी सिर्फ हम जान रहे हैं। किससे मारा? बाण से मारा। ठीक है, इतनी बात समझे? तो ये बात हम जाने कि किससे संबंध जोड़ेगा, हमेशा हमेशा जोड़ेगा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से। आगे आएंगे, कुछ बातें नोट करना। कारक को विभक्ति और परसर्ग भी कहते हैं। तो परसर्ग किसका नाम है? कारक का। परसर्ग भी कहते हैं। यानी मैं आपसे कभी पूछूं परसर्ग क्या है, तो आप कहेंगे भैया कारक होगा। क्या होगा? कारक होगा। बिल्कुल ऋतु कुमारी जी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? विभक्ति बोल दें या इसको परसर्ग बोल दें? और विभक्ति हमेशा किसकी होगी? कारक की ही विभक्ति होगी। तो जरूरी नहीं है मैं आपसे हमेशा ये कहूं कि कारक कौन सा है। मैं आपसे कह सकता हूं कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपको जानना होगा कि विभक्ति कौन सी है। मैं परसर्ग बोल सकता हूं, ठीक है। भैया खाकी बैच वाला नोट्स चल जाएगा एसआई के लिए। हाँ, वो नोट्स लेके बैठा करो। देखो आपके पास, आपने अब से पहले कहीं भी हिंदी पढ़ी है, अगर आपने नोट्स बनाए तो वो लेके बैठ जाया करो। मेरे द्वारा हिंदी पढ़ी है पहले, या कहीं और किसी और गुरुजी से हिंदी पढ़ी है, तो एक बार नोट्स लेके बैठ जाया करो। और उसमें जो चीजें तुमको लगता है कि क्लियर है और नहीं तो ऐड ऑन कर लिया करो। सही तरीका ये, बार बार नए नोट्स ना बनाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक कह रहा नवीन सर ने राहुल सर को डंडे से मारा, बहुत शानदार। आगे आएंगे। अगली बात आती है, जो विभक्ति प्रयोग हुई है, देखिए ध्यान से जरा। यहां ने, यहां को और यहां से, तो क्या बोलेंगे? यहां पर लिखना आप लोग कारक विभक्ति, कारक विभक्ति यानी जिसको हम कारक कहते हैं, या बोलें या परसर्ग, परसर्ग सदैव, यानी कि हमेशा, सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होगा। संज्ञा या सर्वनाम के बाद, आप वाक्य में देख भी सकते हैं। सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। इसके बाद प्रयोग होगा, जैसे श्री राम जी संज्ञा के बाद में, रावण संज्ञा के बाद में, और बाण संज्ञा के बाद में से का प्रयोग हुआ। तो कारक विभक्ति और परसर्ग सदैव कहां होंगे? संज्ञा या सर्वनाम के बाद होंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक वाक्य में कितने कारक हो सकते हैं, जरा बताएं। एक वाक्य में, एक वाक्य में, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। बात को समझेंगे भाई। बात यह है, बात क्या है? बात यह है कि एक वाक्य में, अच्छा अभी आप लोग नहीं जानते कारक कितने होते हैं, एक बार जान लीजिए कि कारक 8 होते हैं। मैं पूछूं कारक के कुल कितने प्रकार हैं, आप कहेंगे भैया कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं।
तो एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, नो डाउट। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान, करण आदि 8 हो सकते हैं। लेकिन कभी भी एक शब्द आया और आप कंफ्यूज हो गए, या मैं गलत बता दूं आपको, आप कहेंगे भैया यहां तो संप्रदान होना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं यहां पर तो कर्म होना चाहिए। आप कहेंगे भैया यहां तो अपदान होना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं यहां पर तो कर्ण होना चाहिए। तो कहने का मतलब है या तो आप ठीक हैं या मैं ठीक हूं। अगर हम कभी बोलने लग जाएं कि जी कर्म या संप्रदान, तो एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शब्द को में, अभी हम आगे इस बारे में चर्चा करेंगे, को होता है, जैसे को दो की पहचान होगा, कर्म की भी और संप्रदान की भी। तो ऐसा नहीं हो सकता कर्म और संप्रदान दोनों हो जाएंगे, एक ही होगा। तो एक शब्द में कितना होगा, कारक, यानी कि अगर हम कुछ और उत्तर दे रहे हैं तो वो गलत है हमारा। समझे जी भाई साहब? तो एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगली बात आती है, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कभी आपसे पूछूं मैं, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 प्रकार के कारक होंगे, 8 भेद होते हैं। यहां पर याद रखेंगे, कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर भेद पूछ ले आपसे। कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर भेद, आधार पर भेद, तब आपको उत्तर देना है 6। अगर यदि मैं आपसे पूछूं कारक के कुल कितने भेद, तो आप कहेंगे 8। कारक के कुल भेद में आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 8। लेकिन यदि मैं पूछ लूं कारक के संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर भेद, तो मैं कहूंगा 6। 2 कहां चले गए? तो संबंध और संबोधन को प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि संबंध और संबोधन संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध नहीं जोड़ते हैं। जब हम उनके वाक्यों को लिखेंगे तब आप उसको और अधिक स्पष्ट समझ पाएंगे। लेकिन अभी याद रख लेना कि संबंध और संबोधन वाक्य में जो कर्ता होगा, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम होगा, उसका संबंध क्रिया से नहीं जोड़ते हैं। अभी सिर्फ इतनी बात जानिए, ठीक है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको भी दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर परसर्ग क्या होता? भाई साहब, कारक का ही दूसरा नाम परसर्ग है, ठीक है? आगे देखें। अभी हम सारे कारकों की बात करेंगे बड़े अच्छे से। तो आप एक तरफ तो लिखना, यहां पर तो लिखना विभक्ति। एक टेबल बनाइए बड़ी अच्छी सी, विभक्ति। विभक्ति में तो बहुत छोटी टेबल आप लोग बना लेना, ठीक है? यहां पर लिख लो इसको कारक का नाम, कारक का नाम लिख लेना यहां पर। ये भी बहुत छोटी टेबल, कारक का नाम लिख लें, ठीक है? कारक का नाम लिख लिया हमने। या चलो विभक्ति लिख लिया तो लिखा रहने दीजिए, ठीक है? विभक्ति की बात कर लेंगे यहां पर हमने कर लिया कारक का नाम, और यहां पर लिखें कारक की पहचान। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं होने देगी। ये अतिरिक्त ज्ञान है, कारक की पहचान क्या है, ठीक है? आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पढ़ने पर ध्यान देंगे मित्र। अभी जो सीख रहे हैं उसको सीखेंगे, सीखने के अलावा अतिरिक्त बातें कोई ना करो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। आप जो पढ़ रहे होते हैं उसके अलावा इर्द गिर्द की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? आगे आएंगे, यहां देखेंगे विभक्ति, या सबसे पहले कारक का नाम क्या होगा? सबसे पहला आएगा आपका कारक का नाम कर्ता। कर्ता, कर्ता की विभक्ति होती है ने। क्या होगी? ने विभक्ति होगी। कर्म, कर्म की विभक्ति होगी को। क्या लिखा हुआ होगा? को।
फिर आएगा आपका तीसरा, क्या बोलोगे, कर्ण। कर्ण की विभक्ति होगी से, लेकिन इस से का अर्थ होगा के द्वारा, से का अर्थ होगा के द्वारा। अभी हम सीखेंगे सारी चीजों को, ठीक है। कर्ण, कर्ण के बाद में आता है संप्रदान। संप्रदान की दो विभक्तियां होंगी, एक तो होगी को ही, जैसे कर्म में भी है, लेकिन इसका अर्थ होगा के लिए, और के लिए भी इसकी की पहचान है। के लिए किसकी, संप्रदान की। फिर आएगा संबंध, क्या आएगा, पहले कर्ता आ जाएगा, फिर कर्म, फिर करण, फिर संप्रदान, संप्रदान के बाद अपादान, तब लेंगे संबंध को। अपादान, अपादान की जो विभक्ति होगी उसका अर्थ भी होगा क्या, से, क्या होगा, से, लेकिन ये किसको दर्शाएगा, आपका अलगाव को, अलग होने के भाव को। अलग होने का भाव यानी कि पृथक्करण को दर्शाएगा, पृथक्करण को दर्शाएगा, ठीक है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। फिर आएगा आपका संबंध। संबंध की पहचान क्या होगी, जो मित्र जानते हैं वो लिखते रहें। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है संबंध कारक की कितनी विभक्तियां होती हैं, 9 होती हैं, ठीक है, 9 होती हैं। अच्छा जी, संबंध हो गया। संबंध के बाद में आपका आएगा अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण की पहचान होगी में और पर, में और पर। और अधिकरण के बाद में फिर आएगा आपका संबोधन। संबोधन की पहचान होगी क्या, हे, हो, अरे आदि। अभी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि ये क्या चीज है जी, बड़ा आसान सा है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी थोड़ा नोट्स बनाएं बस, फिर हम जानेंगे। बात को समझे, यहां से शुरू करें। हमने लिखा विभक्ति, विभक्ति, विभक्ति पहली कौन सी थी, बोले कर्ता विभक्ति है, यानी इसको किसके द्वारा, ने के द्वारा। एक बार बोले इसको, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान से अलग, संबंध काके की, रारेरी, नाने नी, अधिकरण में पर। एक दो बार बोलिए, इसको याद होगा। बहुत बढ़िया अंकित दलाल, सचिन यादव, बहुत बढ़िया बोलेंगे जी, कोई दिक्कत। तो विभक्ति की जब पहचान हुई तो किससे हुई, ये हुआ ने से, किससे, ने से, यानी कि ये प्रथम विभक्ति हुई, कर्ता हुआ पहला आपका, तो इसी को हम ने को पहचान देते हैं प्रथमा की। कौन सी विभक्ति होती है ये, प्रथम विभक्ति होती है। क्या है ये, ने कौन सी विभक्ति है, ये प्रथम विभक्ति है, पहला स्थान इसी का है। कर्म कौन सी विभक्ति हो जाएगी, ये द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कई बार परीक्षाओं में मित्र आप देखेंगे, जब आप प्रश्नों का अध्ययन करते होंगे, जो अच्छे छात्र होंगे वो देखते होंगे कि कई बार कर्म नहीं लिखता, कहता है कौन सा कारक है, ये कौन सी विभक्ति है, और नाम देता प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये तृतीय हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। संप्रदान कौन सी विभक्ति हो जाएगी, ये चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी। अपादान पंचमी विभक्ति हो जाएगी, यानी पंचम हो जाएगी। और संबंध आपका षष्ठ विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी कह सकते हैं, और बाद में आपका सप्तमी। संबोधन को अष्टमी नहीं कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। आ गया, यहां देखिए, इतनी बात में हाँ जी याद है। मंजीत वेरी गुड, बबीता वेरी गुड, बहुत शानदार। अब आते कारक की पहचान पर। पहचान कैसे होगी, पहचान को जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कर्ता की पहचान ने है, तो कर्ता होगा कौन दरअसल में, कार्य को करने वाला। कर्ता कौन होगा हमेशा,
जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाला होगा आपका कर्ता। ये तो जानते ही है, मैंने आपको एक दिन कर्ता बताया कि हरीश रोटी खाता है, इसमें कर्ता बताइए जरा क्या है। हरीश रोटी खाता है, इसमें कर्ता बताइए। ठीक है, कार्य को करने वाला। द्वितीय विभक्ति जो होगी आपकी इसमें कर्म, कर्म क्या होगा? कर्म होगा जिस पर, जिस पर, अभी हम इन सब का प्रयोग करेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, कर्म क्या होगा? जिस पर क्रिया का कुल प्रभाव पड़े। एक हमारे मित्र पूछ रहे हैं जी परसर्ग की कुल संख्या कितनी है? मित्र मैंने आपको बता दिया, कारक को ही परसर्ग कहते हैं। आप क्या रटने वाले बच्चे हैं? एक बात बताइए, क्या आप रटना चाहते हैं हर एक चीज को? ये तो गलत बात हुई भाई साहब। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, करण क्या होगा? करण होगा से अर्थात के द्वारा। कोई भी जो आपका साधन होगा, सोर्स होगा, कोई साधन या वजह, साधन या वजह। संप्रदान होगा के लिए, संप्रदान के लिए मतलब जिसके लिए कार्य किया जाएगा, जिसके लिए, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए। पंचम अपादान क्या होगा? अपादान में एक अलगाव की बात होगी। दो चीजें या वस्तुएं या संज्ञाएं एक दूसरे से अलग होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, इसमें ये इसकी पहचान है। इन सब का प्रयोग हम करेंगे अभी। अलग होंगी। संबंध में क्या होगा आपका? संबंध में होगा कि एक संज्ञा का अन्य संज्ञाओं से संबंध होगा, एक पद का अन्य पद से संबंध जुड़ा हुआ प्रदर्शित होगा, अन्य पद से संबंध जो है आपका वो इसमें प्रदर्शित होगा। ठीक है, वो प्रदर्शित होगा। अधिकरण में पर में क्या होगा आपका? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान की बात होगी, संज्ञा या सर्वनाम का स्थान, स्थान में पर। जैसे मैं बोलूंगा चिड़िया डाल पर बैठी है तो एक स्थान पता चलेगा। हे हो अरे संबोधन जब किसी को, किसी को संबोधित किया जाएगा। क्या होगा? जब किसी को संबोधित किया जाएगा। ठीक है भाई साहब, अधिकरण के लिए लिख लेंगे सप्तमी विभक्ति। चलो कोई दिक्कत? आगे आइए। खुशी कह रही है सर आपने अभी बताया संज्ञम, संबंध और संबोधन विभक्ति को संज्ञा के आधार पर नहीं माना जाएगा। तो मित्र मैंने आपको बताया, वो बताया संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर ये क्रिया से नहीं जोड़ेंगी, क्रिया से संबंध नहीं जोड़ती हैं। कारक तो ये होंगे, कारक तो मैंने बताया, कारक तो कुल 8 होंगे। एक बात याद रख लेनी है, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रख लेना कि संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर यदि मैं बोलूं तो आपको 6 कहना है। ये हम जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो स्पष्टता इस बात में आएगी। ठीक है बबीता जी, बहुत सारा थैंक यू। ये क्या होगी? आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। आ गया। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? एक बार अपनी टेबल को देख लीजिए।
जब हम अब वाक्यों को करना शुरू करेंगे तो इन सब का बार बार इस्तेमाल होगा, तब हम इनको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार जी। ऋषभ पाठक जी, कुमारी सोनाली, वेरी गुड। अभी देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं पहले कारक को। पहला कारक कौन सा था, आप एक बार पढ़िए अपनी टेबल में। पहला कारक है कर्ता कारक। मुझे पहचान बताइए क्या होगी इसकी। कर्ता कारक की पहचान मैं एक बार चाहता हूं कि आप सब आप भी पढ़ें जो हमने लिखा है। तो क्या होगा, वाक्य में कर्ता कौन होगा, क्या पहचान है उसकी? आप कहेंगे भैया जो कार्य को करने वाला है वही करता है, और पहचान क्या है उसकी? ने। इसी को हम प्रथमा व्यक्ति कहते हैं। तो ने पहचान से कुछ वाक्यों का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, आपको और अधिक स्पष्ट होगा और ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे राकेश ने, पहला एक वाक्य ले लेते हैं, ने से कुछ वाक्य बनाइए। राकेश ने रोटी खाई। रोटी खाई। दूसरा, रोहन ने पत्र लिखा। रोहन ने पत्र लिखा। आप सारे दोस्त देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कार्य को करने वाले के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, रमा ने, रमा ने दूध पिया। एक एक वाक्य आप सबसे भी उम्मीद करूंगा मैं कि एक एक वाक्य आप सारे दोस्त लिखेंगे। बहुत बढ़िया। नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई, बहुत शानदार। नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई, बहुत गजब। सारे दोस्त अच्छे से लिखेंगे। चलो जी। मोहन ने राम को पीटा, ये भी लिख दिया। सर जी कर्ता गलत लिख दिया। भाई साहब कर्ता शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे आप लिखते हैं ना ऐसे कर्ता, ये गलत होता है, ऐसे ही लिखना है। सीता ने गाना गाया, बहुत शानदार। माताजी ने मेरी शादी कराई, अरे वाह, बड़े खुश हो। लिख लेते हैं इनका वाक्य, इनकी प्रसन्नता का मैं एहसास कर सकता हूं। माताजी ने खाना खिलाया, खाने से ले। ठीक है जी। पांचवा वाक्य लिखते हैं, एक, चंद्रमा चमकता है। चंद्रमा चमकता है, या पृथ्वी घूमती है। लड़की स्कूल जाती है। स्कूल जाती है। और एक वाक्य हम लिखते हैं, सीता गाना गाती है। गाना गाती है। ठीक है, एक वाक्य हम लिख लेते हैं आपका, लिख लेंगे आपका, हरीश ने, हरीश ने अखबार पढ़ा। कोई दिक्कत जी? अखबार पढ़ा। देखेंगे सारे वाक्यों को बड़े ध्यान से। आपके भी वाक्य सही हैं। मोहन ने बांसुरी बजाई, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, अब मित्र देखने की बात यह है कि मुझे पहचानिए पहले वाले में कर्ता राकेश ने रोटी खाई, ने पहचान भी आप लोगों को स्पष्ट दिखी कि काम को करने वाला है, काम को करने वाला है। रोहन ने पत्र लिखा, काम को करने वाला कौन है? कर्ता बताइए कौन है कर्ता? रोहन का संबंध किससे? क्रिया से जोड़ेगा ने। मैं बोल दूं रोहन पत्र लिखा, अर्थ निकलेगा क्या? नहीं, रोहन ने पत्र लिखा, तभी क्रिया से संबंध जुड़ा। माताजी ने खाना खिलाया, रमा ने दूध पिया। चार वाक्य तक तो ठीक है, पांचवें वाक्य को देखिए।
पांचवें वाक्य को कुछ दोस्तों ने कहा है, मेरे दोस्त भाई कह रहे हैं 5 गलत है सर, गलत लिख गया है सर 6। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर 7 गलत लिख गया है। एक ने तो 5 6 7 भी लिख दिया है। बहुत शानदार, अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट ये पहचान पाए कि इसमें क्या है, कुछ गलती है। मानते हैं बात, हाँ या ना? आदित्य राजपूत, आदित्य पुरोहित भी कह रहे हैं कि 5 6 7 में तो कहीं कारक ही नहीं है। देख लेते हैं। 8 में तो कोई समस्या नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सचिन ने बाजरा काटा, बहुत शानदार। आगे आएंगे तो इन तीनों को देखिए, 5 6 और 7 को, 5 6 और 7 को देखिए, इनमें कारक है क्या? आप कहेंगे भैया आपने वजह बताई, जो पहचानने की बात बताई, आपने बताया कि कर्ता कार्य, यहां चंद्रमा वैसे कार्य कर रहा है या नहीं, मैं आपसे जानना चाहूं। चंद्रमा चमकता है, पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा कुछ काम कर रहा है यहां पर या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। लड़की स्कूल जाती है, लड़की करता है कि नहीं वाक्य में? या करता तो है, लड़की स्कूल जाती है, काम कर रही है। सीता गाना गाती है, करता तो है, सीता गाना गाती है, तो काम को करने वाला कौन है, गाने को गाने वाला कौन है, करता है। अच्छा, तो मित्र जब कभी आपको लगे जैसे कि हम वाक्य को पढ़ें, याद रख लेना 5 6 7 इनमें कारक विभक्ति छिपी हुई है। दिख नहीं रही है ना? इनमें कारक विभक्ति छुपी हुई होती है, विभक्ति छुपी हुई है, क्योंकि करता तो है। और ऐसी विभक्ति को शून्य विभक्ति बोल दें या शून्य कारक बोल दें। शून्य कारक, क्योंकि आपके सामने इनडायरेक्ट है, ये लिखा हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। या अप्रत्यक्ष को हम परोक्ष भी कह सकते हैं, जो सामने ना हो, आंखों के सामने ना हो। या परोक्ष विभक्ति कहते हैं। क्या बोलोगे? परोक्ष विभक्ति कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, शून्य कारक बताइए, शून्य कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। शून्य कर्ता कारक किसमें होगा? शून्य कर्ता कारक किसमें होगा? अब आपको इसके लिए कर्ता पता होना चाहिए कि कर्ता क्या है, कार्य को करने वाला। इसलिए तो पहचान बताई, घर पे रखने के लिए थोड़ी। हरीश ने गाना गाया, बबीता ने रोटी बनाई, बबीता ने रोटी बनाई, सिद्धि ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी, भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। चार, राकेश टहल रहा है। मुझे बताइए एक बार, शून्य कर्ता कारक किसमें होगा? देखो मित्र, हरीश अगर ने भी नहीं होता तो हरीश ही करता था, काम करने वाला हरीश ही है, लेकिन विभक्ति है साथ में, विभक्ति है। काम करने वाला यहां भी बबीता करता ही है, लेकिन विभक्ति साथ में है, यानी कारक है साथ में। सिद्धि कार्य को करने वाली है, साथ में विभक्ति भी है। राकेश कार्य को करने वाला, टहलने का काम यही तो कर रहा है, टहलने का काम यही तो कर रहा है, लेकिन क्या विभक्ति है? तो आप कहेंगे भैया कर्ता तो है, लेकिन कर्ता की विभक्ति नहीं है।
एक हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा लिखा है, मोहन बीन बजाता है। आगे आए, इसके बारे में दोस्त अभी आप जब हम कर्म को समझेंगे तब जानेंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले एक बार, यहां तक की बात समझ में आई तो आगे बढ़े फिर। समझ गए? यानी छिपा हुआ भी हो सकता है। ये तो पहचान लोगे ना भाई साहब कि कार्य को करने वाला कर्ता, वाक्य में काम करने वाला कौन है। मैं बोलूं भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा, बताओ कर्ता क्या है, काम कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। दो आ गई विभक्ति तो, ने और को, इनके बारे में अभी बात करेंगे अगले ही स्टेप में। कोई दिक्कत? तो इसमें कारक विभक्ति क्या बोलोगे? छुपी हुई है। सर छुपी होगा या छिपी होगा? दोनों ही शब्द होते हैं, छुपना भी और छिपना भी, दोनों ही सार्थक शब्द हैं। कोई दिक्कत? आगे यहां तक की बात में धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो ये समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर मैं बात करूं आप कहेंगे हाँ जी। दूसरा कारक कौन सा है हमारा? अब इनके बीच में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी शुरू होगा, विरोध भी आना शुरू होगा, अभी आएंगे, विरोध हम ही पैदा करेंगे। प्रदीप कुमार जी कह रहे सर आप मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि दोस्त आप मूर्ख छात्र हैं, इसीलिए आपके कमेंट नहीं पढ़ते हैं। आप जिस दिन बौद्धिक हो जाएंगे तो शायद बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या ही होता है कमेंट पढ़ने से? आप सोचो ना, अपने काम की कोई बात नहीं लिखी और ये वेस्ट तो चला गया इतने सेकंड का समय। आप किया ही ना करो ना। कर्म कारक कौन सा है? कर्म कारक एक बार आप पढ़ें अपनी लिस्ट में, क्या इसकी विभक्ति होती है मुझे बताएं सारे दोस्त, और एक बार बताएं इसकी क्या पहचान मैंने आपको बताई। आप कहेंगे कि भैया जिसका असर किस पर पड़ेगा? क्रिया पर पड़ेगा। जैसे देखें, क्रिया पर पड़ेगा तो कैसे? यहां देखना, पहला वाक्य है माताजी, माताजी कपड़ों को, एक एक वाक्य आपसे भी उम्मीद करूंगा, कपड़ों को धो रही हैं या धुल रही हैं। धोना और धुलना दोनों ही सार्थक शब्द होते हैं। कपड़ों को धो रही हैं। एक वाक्य और लिख सकते हैं, मां ने, ये भी बहुत चलता है, मां ने धोबी को कपड़े दिए। धोबी को कपड़े दिए। ठीक है। तीसरा, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए। ठीक है। चौथा, अध्यापक ने, जैसे लिखें, अध्यापक छात्रों को पीटता है, ने वाला भी लिखेंगे, अध्यापक छात्रों को पीटता है। एक वाक्य और लिखेंगे, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया को। ठीक है। राम वन को जाते हैं। राम वन को जाते हैं। हमारे घर के चारों ओर, चारों ओर बगीचा है। बगीचा है।
कैसे बोले? सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगे हैं। वाक्य को देखेंगे ध्यान से और बहुत कुछ समझेंगे। बहुत शानदार। मोहन ने चोर को पकड़ा, एक वाक्य ये भी अच्छा लिखा है आपने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पिताजी ट्रैक्टर को साफ कर रहे हैं, बहुत शानदार। पंडाल को सजाया गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, वेरी गुड। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? माताजी कपड़ों को धो रही, माताजी कपड़ों को धो रही है, ठीक है, धो रही हैं, सम्मान सूचक चिन्ह है। अब देखना ध्यान से, यहां पहचान होगी आसानी से कर्म की, को विभक्ति है और फर्क पड़ेगा आपका किस पर? क्या बोला मैंने? कि जो कर्म है उसका प्रभाव पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। मां ने धोबी को कपड़े दिए। अब मित्र आप यहां देखना, ने किसकी पहचान थी और को किसकी पहचान थी, एक बार बताइए। ने किसकी पहचान थी? कर्ता की। और को किसकी पहचान है जी? कर्म की। तो भैया यहां तो दोनों कारक आ गए, दोनों कारक आ गए। ये बताओ हां या ना, पहले इतनी बात बताओ। आप कहेंगे जी हां दोनों कारक आ गए। तो परीक्षा में मित्र वाक्य में मैंने आपसे कहा कारक वाक्य में 8 हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा हमेशा रेखांकित करके। क्या करेगा? रेखांकित करके, रेखांकित कर देगा जिसको भी पूछना है। मां ने धोबी को, तो को जानना चाह रहा है तो को रेखांकित कर देगा, ऐसे रेखा द्वारा अंकित, मां ने रेखांकित कर देगा। और मां ने धोबी को कपड़े दिए, ये बताओ वापस लेंगी धोबी से कपड़े या नहीं? आप कहेंगे हां जी। तो याद रख लेना, जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए, क्या ये हमेशा के लिए दे दिए? हमेशा के लिए न दी जाए। आपको याद होगा ये बात मैंने आपको बताई थी वस्तु देने की या लेने की, एक बार थम्स अप करें। आप लोगों को याद होगा जब मैंने संप्रदान, मैंने आपको बताया सकारात्मक वस्तुएं ऐसी चीजें जो दी जाती हैं और ऐसी चीजें जो नहीं दी जाती हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट मैंने आपको कक्षा में लिखवाई है मित्र। जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए तो कर्म कारक होता है, कर्म कारक, ये बात याद रखें, कर्म कारक होता है, ठीक है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप कहेंगे भैया यहां तो का आ गया, तो ये तो गलत हो गया, का से कैसे बनाएंगे? तो ये तो बन ही नहीं पा रहा, संबंध जोड़ दिया इसने तो बड़ों को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ों को सम्मान देना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। सभी दोस्तों का थम्स अप आता हुआ। अध्यापक छात्रों को पीटता है, ये भी ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यही बात आई, क्या होगा? रेखांकित करके देगा। अगर ने को रेखांकित कर देगा तो आप क्या उत्तर देंगे? करता है। बहुत बढ़िया शिवम कुमार जी, दिल खुश। छात्रों को पढ़ाया, बहुत बढ़िया। एक हमारे दोस्त ने लिखा है जो चीज वापस ना दी जाए वहां पर संप्रदान होगा, बहुत शाबाश। राम वन को जाते हैं, यहां पर किसकी बात हुई? गमन की बात हुई। तो कभी भी गमन अर्थात जाना, तो गमन की बात जब भी होगी, गमन की बात, गमन की बात ये होता है आपका कर्म कारक।
कोई दिक्कत? हमारे घर के चारों ओर, ये देखिए चारों ओर, कभी भी आपको दिशा बताए इस तरह से, घर के चारों ओर, तीनों तरफ, दोनों तरफ, वाक्य बनाइए इस तरह से। दोनों तरफ, तो दोनों तरफ या चारों तरफ की मैं बात करूं तो क्या बोलोगे भैया? यहां देखो दोनों ओर। तो जब कभी भी दिशा की बात होगी तो कर्म होगा। ये अपवाद है। ये क्या है? ये अपवाद है। और बहुत बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं क्या लगा दें। काके की देख करके हम लोग संबंध की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, दिशा की बात होगी तो कर्म कारक होगा। कर्ता कारक में क्या कोई अपवाद था? नहीं। कर्म कारक में सिर्फ दो अपवाद हैं। एक जब गमन की बात होगी यानी जाने की बात होगी, उसके घर के चारों तरफ कांच के शीशे लगे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम उसके घर जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे घर के चारों तरफ दीवार है, कोई परेशानी जी? सर शायद संबंध होता, शायद से काम नहीं चलता है नीतीश कुमार जी, शायद की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब है, हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, मेरे चारों तरफ शत्रु हैं। वेद प्रकाश, वेरी गुड। पुलिस चोर को पकड़ेगी, बहुत शानदार वाक्य आपने लिखा है। तो सीधे सीधे स्पष्ट रूप से कर्म ही है। भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा है, वेरी गुड, इसीलिए भारत को हम प्रायद्वीप कहते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या बोलोगे? आपका चारों ओर का मतलब क्या हुआ? चारों ओर यानी कि हम एक दिशा की बात कर रहे हैं। जैसे आप लोग गणित में पढ़ते हैं वर्ग, तो इसकी क्या चारों ओर है? चारों ओर, चार गुणा भुजा, ये क्या होता है? आयताकार, चारों ओर हो गया। तो इन सब चीजों को जब हम भार भाप से नापते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं? परिमाप कहते हैं कि नहीं? परिमाप आप इसको बोलते हैं? हाँ जी बोलते हैं। तो दरअसल में ये बात होती है परिमाप की, परिमाप। और इसको दिशा हम साधारण रूप से बच्चों को बताते हैं। अर्थपूर्ण क्या होता है? अर्थपूर्ण होता है परिव। परिव का अर्थ है जिसमें हम बात करते हैं दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, पांचों ओर, ये परिव होता है। जिसमें पांचों ओर संभव है नहीं, वैसे अधिकतम चारों ओर हो सकता है। वेरी गुड, गब्बर ने बसंती को नचाया, वाओ, विपुल कुमार जी, ऐसी जगह बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा। मेरे घर के चारों ओर डीजे बज रहे हैं, वेरी गुड। आगे भारत विश्व कप को जीतेगा। लेकिन मैं बोल दूं इसमें, देखो बड़ा अच्छा वाक्य एक हमारे दोस्त ने लिखा, नाम में इनका पढ़ नहीं पाया। भारत विश्व कप जीतेगा, ये वाक्य सही है या नहीं है? एक बार बताएं। भारत विश्व कप जीतेगा, ये वाक्य आप देखिए, ये वाक्य शुद्ध है कि नहीं है? एकदम से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर यहां पर को भी इस्तेमाल कर लूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि को इस्तेमाल नहीं था तो कर्म कारक भी शून्य कई बार हो जाता है। भारत विश्व कप जीतेगा, यहां पर कर्म की शून्यता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। हमने उसे चारों ओर खोज लिया है, वेरी गुड, ये भी आपका परिव की बात करता है। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा कौन सा है आपका बताएं? कर्ता ने कर्म को, और तीसरे से पढ़ेंगे हम आपका करण। करण का क्या बताया मैंने? अर्थात ते अर्थात के द्वारा, ते अर्थात के द्वारा, और वजह और साधन आएंगे इसमें। तो यहां से कल कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छे से सीखते हुए चलिए। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कुछ वाक्य लिखाता हूं तो कुछ वाक्य आपको निर्मित करने होंगे। मैंने आपसे कल भी कहा था दोस्त, हमेशा आपको एक बेहतरीन अध्ययन करना है। अच्छा अध्ययन करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, सब लोग।
लेकिन सीखने के प्रोसेस में हम कम लोग कर देते हैं और हम लोग को रिजल्ट को चाहते होते हैं बहुत जल्दी से, कि हम जल्दी से सब इंस्पेक्टर बस बन जाए। लेकिन उसकी एक अपनी जर्नी होती है। बहुत जरूरी नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। उस बात को एक्सेप्ट भी कर लेना कि अगर तैयारी सही नहीं होगी तो शायद नहीं भी बन पाए। जैसे हम अपनी जिंदगी में कुछ चाहते थे तो वो नहीं मिल पाया। अब वो नहीं मिल पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और ना मिले, कुछ और उससे बेहतर मिल सकता है। और वो बेहतर तभी मिलेगा जब आपका सीखने का प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस यदि अच्छा है, आप यदि नतमस्तक होकर के लर्निंग करते हैं और एकदम से डूब के सीखना चाहते हैं और धीरे धीरे सीखना चाहते हैं, तो आप एक सही रास्ते पर हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। बहुत सारा प्यार।